नक्सल विरोध अभियान पूरी तरह शबाब पर है। 7वां दिन हो गया है जब एक बड़ा ऑपरेशन कर्रेगट्टा की पहाड़ी पर बीजापुर में लॉन्च है और जारी है। नक्सलियों के साथ लगातार 7 दिनों से हमारे जवान मुठभेड़ कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से नक्सलियों को लेकर सर्चिंग की जा रही। बड़े नक्सल लीडर्स के जमावड़े की सूचना है, जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर रुक रुक कर फायरिंग होती है। 2 और पहाड़ियों पर फायरिंग और ब्लास्ट की खबरें मिली। पेरमपल्ली और सेमल डोडी की पहाड़ियां हैं जिन पर फायरिंग की खबर आई है। कर्रेगुट्टा और दुर्गम राजगुट्टा की पहाड़ी पर जवान तैनात हैं। पहाड़ी के ऊपर जो ठिकाने हैं उसमें टॉप नक्सल लीडर्स के छिपे होने की आशंका है। नक्सली कमांडर हिड़मा, देवा और दामोदर ये सभी इन्हीं पहाड़ियों पर कहीं शरण लिए छिपे हैं और इसीलिए जवान लगातार बीते 7 दिनों से डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और भीतर तक घुसते जा रहे हैं। तो आज का ये बड़ा अपडेट है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है। 2 और पहाड़ियों पर फायरिंग की खबर है। पेरमपल्ली और सेबर डोडी की पहाड़ियों पर फायरिंग हुई है। कर्रेगुट्टा और राजगुट्टा पर पहले से जवान पहुंच चुके हैं और वहां इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का दावा है। लेकिन फिलहाल कई बड़े नक्सल लीडर इस पहाड़ी पर या बगल की पहाड़ी पर छिपे हो सकते हैं। 7 दिनों से जवान लगातार तैनात होकर अपना इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। और इस बीच छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र सारी सीमाओं पर एक साथ आप कई एक्शन देखेंगे। नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियान को अंजाम दिया जा रहा है और इसी से जुड़े ये 4 अपडेट 4 तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं। बीजापुर में कर्रेगट्टा की पहाड़ी पर नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 7वें दिन अपडेट यह है कि 2 नई पहाड़ियों से अब फायरिंग की खबरें आ रही हैं जिनका हमने डिटेल आपको दिया। इसके अलावा जंगल में आईडी बम प्लांट किए हुए थे। सुरक्षा बल के जवानों ने इनको डिफ्यूज किया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। जवान नक्सलियों के लगाए गए बियर बम को बरामद करते दिखे। अब तक टिफिन बम, कुकर बम, डब्बा बम तो देखे थे, लेकिन अब बियर की बॉटल्स में भी मौत छिपाकर वहां दबाई गई है। जवानों ने नक्सलियों के लगाए इन बियर बम्स को बरामद किया, नष्ट कर दिया। एक गृह विभाग के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीटिंग की है, समीक्षा की है हालात की। जवान किन परिस्थितियों में वहां ऑपरेशन कर रहे हैं और कितना वक्त लग सकता है, क्या स्ट्रेटेजी है, इन सब पर बातचीत की गई। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट यह आया, जबकि छत्तीसगढ़ में मीटिंग चल रही थी तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से शांति समिति के लोग मिले और जो बीते दिनों याद होगा आपको एक पत्र लिखा था नक्सलियों ने जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार से ये गुहार लगाई थी कि फौरन कर्रेगट्टा की पहाड़ी पर जो ऑपरेशन चल रहा है उसको रोका जाए। अब वैसे ही युद्ध विराम का आग्रह रेवंत रेड्डी से मिलकर किया है और रेवंत रेड्डी ने उन प्रतिनिधिमंडल को कहा है कि वो अपने मंत्री समूह से इस पर बातचीत करेंगे, फिर कोई फैसला होगा। और एक बड़ा अपडेट यह है कि गृह विभाग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नक्सल कार्रवाई छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है जो चल रहा है। नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने सूचना संकलन तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया, मतलब इंफॉर्मेशन और तेजी से लाई जाएं। नक्सल मुक्त राज्य बना तो एक नई पहचान मिलेगी, ये दावा है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का इस समीक्षा बैठक के बाद या इस परिस्थितियों को लेकर की गई मीटिंग के बाद। सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, IBS 24 संवाददाता। सौरभ, आपने इस मीटिंग के बाद में मुख्यमंत्री जी को भी सुना और सुनवाया, फिलहाल क्या एजेंडा रहा? 7 दिन से मुठभेड़ चल रही, 2 और पहाड़ियां बताई जा रही हैं जिनको सैनिटाइज करने जवान वहां डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, आज 2 घंटे से ज्यादा देर तक यह बैठक चली है। गृह विभाग की बैठक थी, विजय शर्मा मौजूद थे, विष्णुदेव साय ने बैठक ली, तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद थे और पूरी तरीके से पिछले 7 दिनों से जो बॉर्डर में पहाड़ में कार्रवाई हो रही है उस पर तमाम गतिविधियों की जानकारी दी गई। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2-3 बातें महत्वपूर्ण स्पष्ट रूप से कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार जो है मार्च 2026 का जो है डेडलाइन रखा है नक्सल मुक्त, तो उसी दिशा में काम होना चाहिए और
जो प्रयास भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी के साथ जो आपसी कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर हो, इसके अलावा और क्या बेहतर किया जा सकता है वो अधिकारी जो है निचले तबके से उन्हें भेजे ताकि हम जो है बेहतर काम कर सके। उसके अलावा आपको याद ही है कि पिछले 7 दिनों से जो नक्सल कार्रवाई हो रही है उसको लेकर तेलंगाना में भी जो है हलचलें देखने को मिल रही है। तेलंगाना के सीएम से आज एक जो डेलीगेशन है उन्होंने मुलाकात की और कहा है कि जो शांति वार्ता के लिए आपको आगे आना चाहिए। और आपको याद होगा कि पूर्व सीएम भी हैं केसीआर, उन्होंने भी जो है इस पर कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार आदिवासियों को मार रही है, तो ऐसे में सबसे अच्छा रास्ता यही है कि कैसे बातचीत कर ली जाए और बातचीत के रास्ते से ही से खत्म किया जा सकता है। तो आप देखिए कि तमाम तैयारियां बीजेपी की ओर से, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहां से हो रही है, और दूसरी ओर आप देखिए तेलंगाना में भी इसका जो है एक ये कह सकते हैं कि आभास वो देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर दोनों ओर से लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। और निश्चित तौर पर जब आप देखिए कि जब डेलीगेशन जा रहा है वहां के सीएम से मिलने के लिए, तो स्पष्ट रूप से हो गया है कि जो भी पहाड़ है केरेगुड़ा, वहां पर जो बड़े लीडर्स हैं नक्सली के वो होने के संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसे में एक डेलीगेशन जो मुलाकात कर बातचीत की बात कह रहे हैं, जबकि इससे पहले की जो बातचीत की बात कई बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा कह चुके हैं, यहाँ तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं, लेकिन तब जो है बड़े लीडर सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जो है बड़े लीडर की सहमति से संभवतः ये बातें सामने आ रही है कि वहाँ के तेलंगाना के सीएम से लगातार ये मुलाकात हो रही है। और निश्चित रूप से अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये माना जाए कि वहां जो भी मुलाकातें हुई हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है, और वहां जो मुलाकात या बात हुई होगी उस पर छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित किया गया होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि आज का मुख्य जो गृह विभाग का बैठक का एक ही मुख्य एजेंडा था। एजेंडे तो बहुत सारे थे, लेकिन जो सबसे अहम एजेंडा यही था कि जो भी नक्सली हमला चल रही है, कार्रवाई हो रहा है, तो उसमें तेलंगाना की ओर से भी जो ये तमाम गतिविधियां सामने आई हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और एक समिति है, वो जो आपसी सामंजस्य की बात करने की बात करी है, आपसी चर्चा हो, तो इस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि अभी सरकार की ओर से इस पर वक्तव्य नहीं आया है कि वो आगे दिशा में क्या करेंगे, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वो जरूर कहा है, जो डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की है, कि इस बात को केंद्र और छत्तीसगढ़ की सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि बातचीत के माध्यम से रास्ता निकल सके। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरे अपडेट के लिए। तो जो हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री से हुई डेलीगेशन की मुलाकात के बाद अपडेट छत्तीसगढ़ सरकार को, या जो बातचीत हुई है उसके बाद सरकार को वो जानकारियां दी जाएंगी। अब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं, लेकिन तस्वीरें सबके सामने आ चुकी हैं और 7 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, उसकी प्रगति पर भी बात हुई है। ये वक्त बड़ा महत्वपूर्ण है, हम कह सकते हैं। देश की सीमाओं पर पाकिस्तान के साथ जो तनाव के हालात हैं, एक उसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है, और एक देश की सीमाओं के अंदर नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन करीब आने के पहले जो अभियान है उसमें एक फाइनल अभियान चलता हुआ बीते 7 दिन से दिख रहा है। इन सब के बीच कुछ बयान हैं जो बार बार सवाल उठाते हैं कि क्या इन विषयों पर राजनीति होनी चाहिए। कुनकुरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं यूडी मिंज। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट उनका सामने आया। इस पोस्ट में मिंज ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर आतंकवाद का निदान ढूंढने की सलाह दी। अब पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध हुआ तो चीन से भी युद्ध करना पड़ेगा भारत को, और उसमें भारत की हार तय है। मिंज के फेसबुक हैंडल से यह पोस्ट किया गया, जिस पर बवाल मचा, तंज कसा गया। लिखा गया कि मिंज की भाषा देखकर लगता है कि वे पाकिस्तान की पेरोल पर हैं, यानी उनको वहां से इसकी पैसे मिलते हैं। हालांकि यूडी मिंज का एक और पोस्ट आया जिसपे वो ये लिख रहे हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, ये उनका पोस्ट नहीं। वहीं इस पर भी सियासत गर्मा गई। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक कहते हैं कि इन लोगों की मानसिकता आप समझ सकते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि पूर्व विधायक के बयान पर कांग्रेस देश से माफी मांगे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि यूडी मिंज अपने मन की बातें लिखते हैं। यूडी मिंज बताएं कि कौन सी पीढ़ी से धर्मांतरित हुए। वहीं यूडी मिंज पर मंत्री ओपी चौधरी ने भी तीखा वार किया, कहा कि कांग्रेस की सोच पाकिस्तान परस्त है, राष्ट्रद्रोही है। कांग्रेस ने मामले पर सफाई देना भी शुरू कर दी है।
मानसिकता लोगों की समझ में आ रही है कि वो खाते किसका है और गाते किसका है, ये जुबान पर भी अब आ गई। सारे देश के लोग ये चाहते हैं कि कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सबक ऐसा सिखाना चाहिए कि किसी प्रकार से घटना के प्रवृत्ति भविष्य में ना हो सके। कांग्रेस के नेताओं के जुबान से उनकी दिल की बात निकल ही आती है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में यूडी मिंज को लिखने के बजाय उनको ये बताना चाहिए कि कुनकुरी में और जसपुर जिले में कितनी विदेशी संस्थाएं कार्यरत हैं, उनको कितना पैसा विदेश से मिलता है और किन कार्यों के लिए मिलता है, समझ रहे ना। अब वो कौन सी पीढ़ी के धर्मांतरित हैं, ये उनको बताना चाहिए। जैसे राष्ट्रद्रोही बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का तत्काल मुकदमा कायम करना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के ऑफिशियल पेज में ट्वीट हो रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है कि पाकिस्तानी झंडे लगाने से कम्युनल हार्मोनी बिगड़ जाएगी। ये सोच, पाकिस्तान परस्ती की ये सोच, राष्ट्र विरोधी सोच राष्ट्रद्रोही कांग्रेस की है। और इसीलिए आज देश की जनता उत्तर से दक्षिण तक सब जगह कांग्रेस को नकारती जा रही है। और इसी बीच रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान भी सामने आया। छत्तीसगढ़ से अवैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बाहर किए जाएंगे। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें चुन चुन कर बाहर किया जा रहा है। रायगढ़ में ऐसे कुछ संदेही मिले हैं। ये जानकारी दी प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। कहा है कि छत्तीसगढ़ से अवैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बाहर होंगे। पहचान कर ढूंढ कर बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जारी है। जो रायगढ़ में एक महिला एक पुरुष मिले हैं, परंतु सीधी कार्रवाई का विषय है। रायगढ़ में एक और मसला आया है जिसमें बहुत सारे लोग स्वयं को बंगाल से कह रहे हैं, परंतु उन पर शंका है पुलिस को, तो उसकी एक प्रक्रिया बना करके और उस पूरी प्रक्रिया के आधार पर नियमित रिपोर्टिंग की प्रक्रिया लगातार सभी जिलों में इस बात की कार्यवाही की जाए, इसके लिए आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। पहलगाम के आतंकी हमले में जहां 28 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई, वहीं ऐसे पर्यटक भी हैं जो इस खौफनाक मंजर से सहम कर किसी तरह सुरक्षित अपने घर लौट पाएं। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से आए 11 पर्यटक उन्हीं में शामिल हैं। 8 पर्यटकों की वापसी 3 दिन पहले हो गई, वहीं 3 पर्यटक आज वापस अपने घर पहुंच पाए। इनमें चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में रहने वाले पूर्व पार्षद, उनकी पत्नी और उनके 4 साल का बेटा है। इन्होंने आतंकी हमले को याद करते हुए आप बीती बताई, और क्या स्थिति होगी ये तो खैर जो परिवार वहां उस परिस्थिति से गुजरा है वही समझ सकता है। फायरिंग की आवाज आई, पहले हम समझ नहीं पाए, हमको लगा कि कोई गेम वगैरह चल रहा होगा या पटाखों की कोई आवाज होगी। तो हमको वहाँ पर हमारे घोड़े वाले हमको बुलाने आए थे। उन्होंने बोला भैया हमला हो गया, आप लोग तुरंत सो जाइए, झुक जाइए। और जाली थी हमारे जहाँ हम खड़े थे उसके पीछे, उसमें 1 फुट 1.5 फुट का गैप था, उससे बोले वो निकल जाइए। हम तो तत्काल वहाँ से निकले। भागते कूदते अपनी जान बचाते हुए जिस पहाड़ को 1 घंटे में ऊपर चढ़े थे, 15-20 मिनट में घोड़े वाले की मदद से कूद के पानी के नीचे पहुँचे। लगभग 2 घंटे बाद से गाड़ियाँ आना चालू हुई थी ऊपर से। उसमें कई जख्मी आ रहे थे, कई ऐसे आ रहे थे जिनके परिवार के लोगों को वहाँ ऊपर गोली लगी हुई थी। बहुत ही भयावह, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा था कि बम फूट रहा है। जैसे कंटिन्यू हेलिंग चलने लगी, सबको बताया चलो 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 चलो। वहीं न्यायदानी बिलासपुर से खबर है, रिश्वत लेने वाले एएसआई के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एएसआई ने 20,000 की रिश्वत मांगी थी। एक महिला की नाबालिग बेटी पिछले 4 महीनों से लापता है। थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन जब जांच की तो पता चला कि उनकी बेटी राजस्थान में है और इसे खोजकर वापस लाने के एवज में एएसआई हेमंत पाटले पैसे की मांग करते हैं। इसका वीडियो पीड़ित परिवार ने बना लिया। ये वीडियो वायरल हुआ है। इसी वायरल वीडियो के आधार पर ये कार्रवाई की गई। वीडियो में एएसआई अपने 3 पुलिसकर्मियों के साथ राजस्थान आने जाने का खर्चा पीड़ित परिवार से मांग रहे हैं।
पैसे की डिमांड करने के आधार पर एसएसपी रजनीश सिंह ने एएसआई को सस्पेंड किया है। वहीं गरियाबंद के अम्बली पदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली गुल हुई तो अंधेरा छा गया है। इसके चलते बीती रात मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर और स्टाफ को प्रसव करवाना पड़ा। बिजली गुल होने के बाद अक्सर इसी तरह की स्थिति डॉक्टर्स झेलते हैं। जोखिम भरा यह हाल होता है। यहाँ इन्वर्टर, जनरेटर जैसी वैकल्पिक सुविधाएं नहीं हैं। अम्बली पदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 40 से ज्यादा गांव में केस सामने आते हैं। 80,000 की आबादी स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी है। स्वास्थ्य केंद्र को अस्तित्व में आए 4 साल बीत गए, लेकिन जरूरी सुविधाओं का अभी भी अभाव है। अभी डिलीवरी होने का समय आ गया है, ना हमारे पास मोबाइल में भी लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अभी डिलीवरी को हम कैसे करेंगे? इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए भी कोई सुविधा हमको नहीं मिल रहा है। तो भी उड़ीसा पहुंच जाएंगे तो वहाँ से भी हम लोग गाली खाएंगे कि नहीं, अम्बली पदर में रखे थे केस को और अभी रात में लाए हो बोल के। 3 बजे से बंद है, लाइट भी नहीं है। ये तो हम लोग का हमेशा का प्रॉब्लम होता है। इन्वर्टर तो नहीं लगा है, सोलर लगा है, वो भी रात को 12 बजे बंद हो जाता है। कल भी लाइट बंद था, 12:30 बजे लाइट आया। सोलर लगा है लेकिन उसका भी कैपेसिटी इतना है कि 1-2 घंटा चलता है, उससे ज़्यादा सुविधा ही नहीं दे पाते हैं। फिर हम लोग को बोलते हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, कोई मतलब नहीं है करके। CCTV कैमरा के लिए भी सर से बात हुआ है, बोले हैं कि देखते हैं आप। तो जब हाल है वहाँ स्टाफ खुद कहता है कि बिना सुविधाओं के कोई अस्पताल में क्यों आएगा। सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, लेकिन काम करने के लिए बिजली नहीं। बलौदाबाजार जिले में लगातार जल संकट को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने एक महाअभियान शुरू किया। इसका नाम मोर गांव मोर पानी रखा गया। इस अभियान के तहत जिले के ऐसे गांव को चिन्हित किया है जहां जल संकट की स्थिति। नलकूप के पास सोख्ता गड्ढे के निर्माण किए जा रहे हैं ताकि वेस्ट पानी को वाटर रिचार्ज के तहत इस्तेमाल कर सकें। बीते 4 दिन में जिले के अलग अलग गांव में 1700 से ज्यादा सोख्ते बन चुके हैं और ये कार्य लगातार जारी है। पानी की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में हर वार्ड पर एक मॉनिटरिंग टीम बना दी गई है। मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत खुद कलेक्टर सुबह 6 बजे से जल संकट से घिरे गांव जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इस अभियान में कलेक्टर अपना श्रमदान देकर सोख्ता और तालाबों में सफाई अभियान चलाते हैं, ग्रामीणों को प्रेरित करते हैं। कलेक्टर की इस पहल को ग्रामीणों का समर्थन और साथ मिलने के साथ साथ एक अवेयरनेस भी हो रही है। लगभग 430 आवेदन पंचायत में प्राप्त हुए हैं, जिसमें 427 मांग है। पंचायत की कुछ मांगे थी कि आंगनबाड़ी जर्जर है, तो उसको मूल्यांकन करा के उसका आकलन कराकर नवीन आंगनबाड़ी की आवश्यकता होगी तो वो स्वीकृत की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्र में, अंचलों में आखिरी छोर तक, आखिरी व्यक्ति तक शासन की सभी योजनाएं पहुंचे, उसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। बिलासपुर शहर के 21 अलग अलग इलाकों पर प्याऊ सेवा का शुभारंभ हुआ। अयोध्या दर्शन सेवा समिति और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से ये प्याऊ घर शुरू हुए। अयोध्या दर्शन सेवा समिति के संयोजक प्रवीण झा ने इसका नेतृत्व किया। इस पहल की तारीफ विधायक अमर अग्रवाल और मेयर पूजा विधानी कर चुके हैं। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भीषण गर्मी के वक्त लोगों को पीने का ठंडा और साफ पानी मिल जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। समिति के संयोजक प्रवीण झा ने कहा, गर्मी के दिनों में राह चलते लोगों को पीने की पानी की अक्सर समस्या होती है और इस कमी को पूरा करने का मन बनाया। राह चलते लोगों के लिए सुविधा सुबह 6 से रात 8 बजे तक रहेगी। शहर में 21 जगह प्याऊ प्रवीण झा जी के द्वारा प्रारंभ किया गया नगर निगम के सहयोग से, और एक अच्छी परंपरा है क्योंकि अब तो जगह जगह कहना चाहिए लोग बोतल में इस पे लेके चलने लग गए, लेकिन उसके बाद भी आम रह गए। गर्मी के दिन में अच्छा रहता है। 21 से प्याऊ घर का शुभारंभ बिलासपुर शहर में किया गया है, जहां व्यस्त जगह है, जैसे नेहरू चौक है, स्टेशन रोड है, जहां व्यस्तता मतलब लोगों का आना जाना है। लोगों को राहत देने के लिए, राहगीरों के लिए ये प्याऊ घर खोल के जो है लोगों को राहत देने के लिए पानी को पिलाने का काम करेगा। नगर निगम से चर्चा की, जो भाई हमें 21 जगह आप चौराहे है शहर में, 21 जगह हमको जगह दे दीजिए,
ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था उसमें गड़बड़ाए नहीं। तो उनसे मिल करके 21 जगह चिन्हित किए और ये पानी का ये जो व्यवस्था हमने किया है ये मानव का एक सेवा है जो सबको करना है।